वेलकम टू विद्यालय स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th का हिस्ट्री का एक और पेपर। एंड इससे पहले हमने जो है ऑलरेडी इसके 3 पेपर डिस्कस कर रखे। जिन बच्चों ने नहीं देखे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हिस्ट्री के लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहां पे आप जाकर जो है 3 पेपर जो हमने करवाए वो दो दो पार्ट के अंदर है, देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम पेपर नंबर 4 डिस्कस करेंगे। एंड इस पेपर के पैटर्न की बात करें, 3 घंटे आपके पास होंगे पेपर को करने के लिए। 80 नंबर का जो है मैक्सिमम मार्क्स जो रहता है इस पेपर का, वो है आपका 80 नंबर। यहाँ पे अगर हम आए नीचे की तरफ तो यहाँ पे आप देखेंगे इसके जो है सामान्य निर्देश बताए गए हैं। पेपर का जो पैटर्न है वो बताया गया है। जैसे यहाँ पे बताया गया है 5 सेक्शन सेक्शन होंगे आपके, यानी 5 सेक्शन के अंदर आपका पेपर डिवाइड होगा। सेक्शन ए बी सी डी और ई। और टोटल जो क्वेश्चंस होंगे आपके पेपर में 34 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सेक्शन ए में जैसा बताया गया है कि 1 से 21 तक आपके एक-एक नंबर के बहुविकल्पीय क्वेश्चंस होंगे, यानी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आपके जो रहेंगे वो सेक्शन ए में रहेंगे, जो कि एक-एक नंबर के होंगे। सेक्शन बी की बात करें वहीं हम, तो ये है आपका 22 से लेकर 27 तक क्वेश्चन नंबर। ये आपके 3-3 नंबर वाले होंगे, जो कि सेक्शन बी में होगा। सेक्शन सी की बात करें हम, तो ये आपका 28 से 30 तक क्वेश्चन होंगे इसमें, जो कि 8-8 नंबर वाले होंगे। सेक्शन डी की बात करें हम, तो 31 से लेकर 33 तक आपके स्रोत आधारित क्वेश्चन होंगे। एंड ये 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे सेक्शन डी के अंदर। लास्ट जो आपका सेक्शन रहता है वो रहता है सेक्शन ई। और इसके अंदर जो है 34वां क्वेश्चन आपका नक्शे पे आधारित होगा, यानी मानचित्र पर आधारित ये क्वेश्चन होगा, जो कि 5 नंबर का होगा। तो ये आपके पेपर का पैटर्न है। इस अब मैंने कई बार आपको समझाया कि पेपर का पैटर्न क्या होगा, फिर भी जो है नए बच्चे आकर वीडियोस को देखते हैं, इसलिए समझाना जरूरी होता है। एंड यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे तो इंग्लिश मीडियम में ये पैटर्न है। यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर्स कंप्राइज 5 सेक्शंस बताया हुआ, जैसे कि ए बी सी डी एंड ई। देयर आर 34 क्वेश्चन इन द क्वेश्चन पेपर। यहाँ पे जैसे बताया गया हिंदी मीडियम में मैंने आपको जैसा बताया, वैसे ही इंग्लिश मीडियम में भी यहाँ पे सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई, यहाँ पे ऐसे ही बताया जैसे मैंने आपको हिंदी मीडियम में बताया। तो आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। बाकी हम चलते हैं सेक्शन ए की तरफ। एंड ये यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। एंड 1 से लेकर 21 तक आपके क्वेश्चंस रहेंगे एमसीक्यू टाइप, जो कि एक-एक नंबर के रहेंगे। तो पहले क्वेश्चन के तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, शाही राजधानी के रूप में कौन सा शहर खूब जो है फला फूला। तो यहाँ पे शाही राजधानी के रूप में जो है मेसोपोटामिया की बात हो रही है। एंड वहां पे कौन सा ऐसा शहर था जो खूब फला फूला शाही राजधानी के रूप में। तो आपके सामने ऑप्शन है, मारी था, उर था, उरुक था या बेबीलोन था। तो यहाँ पे अगर हम देखिए, राइट आंसर आपका ऑप्शन का मारी था। मारी के अंदर देखेंगे तो ये व्यापार के लिए बहुत ज्यादा फेमस था। यहाँ से जो है बहुत चीजों का व्यापार जो है दूसरे राज्यों के अंदर जो है किया जाता था। तो मारी इसका राइट आंसर होगा। मारी जो है एक व्यापारिक, आप कह सकते हैं व्यापारिक नगर केंद्र था। ठीक है, व्यापार का एक केंद्र था मारी नगर। इसलिए शाही राजधानी के रूप में कौन सा शहर कब फूला, जो है शहर खूब फला फूला कौन सा था, वो मारी था। इसी को अगर इंग्लिश मीडियम में देखें, विच सिटी फ्लोरिश्ड एज द रॉयल कैपिटल। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए मारी निकल कर जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बच्चों, तो बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर आप अपने हिस्ट्री के और जियोग्राफी के फाइनल एग्जाम की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं और इन एग्जाम्स के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, तो आप हमारे द्वारा बनाए गए सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स को ले सकते हैं, जो कि हमने स्पेशली आपके फाइनल एग्जाम्स को ध्यान में रख करके बनाया है बच्चों। ठीक है, इन सैम्पल पेपर्स के अंदर आपको मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। अब आप बोलेंगे सर जी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन क्या होता है? तो देखिए ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, जो पिछले 10 साल का अगर आप फाइनल एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स उठा करके देखें, तो यही क्वेश्चंस मोस्टली रिपीट होकर के आए हुए हैं, यानी कि हर साल ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, इसकी बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। ठीक है, तो इन सैम्पल पेपर्स के अंदर जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ऐसा बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। ठीक है, और अभी हमने जो पॉलिटिकल साइंस का, इंग्लिश का, हिंदी का और फिजिकल एजुकेशन का जो फाइनल एग्जाम देखा, उसके बेसिस पर भी बता रहा हूँ कि जो क्वेश्चन आप इन सैम्पल पेपर्स में देखेंगे ना और पढ़ेंगे और समझेंगे, वही क्वेश्चंस आपके फाइनल एग्जाम में आ सकते हैं। इस बात की बहुत ज़्यादा हाई पॉसिबिलिटी। ठीक है बच्चों, तो आप हिस्ट्री का और जियोग्राफी का सैम्पल पेपर ले सकते हैं। दोनों सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर्स हमारे पास अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। ठीक है, और 10-10 सैम्पल पेपर का आपको पीडीएफ देखने को मिलेगा दोनों सब्जेक्ट का। ठीक है, अगर आप सैम्पल पेपर्स को लेना चाहते हैं तो एक सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर का प्राइस वैसे तो 199 रुपये है, लेकिन अभी अगर आप लेते हैं तो केवल और केवल 99 रुपीज़ में एक सब्जेक्ट का 10 सैम्पल पेपर आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि 50% डिस्काउंट ऑफर के तहत को मिलेगा बच्चों। ठीक है,
सैंपल पेपर्स को लेने के लिए स्क्रीन पर आपको 2 व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। दोनों में से किसी एक पर आप कॉन्टैक्ट करके सैंपल पेपर्स को प्राप्त कर सकते हैं बच्चों। ठीक है? आशा करता हूँ ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है दूसरा, मेसोपोटामिया में एक पत्थर की मुद्रा बनाने वाले को पत्थर उकेरने के लिए किस धातु के औजार की जरूरत पड़ती थी? अगर देखें पहले के समय हुआ क्या करते थे, आप सभी को पता होगा, मुद्रा जो होती थी वो पत्थर की हुआ करती थी। एंड पत्थर की जो मुद्रा बनाते थे उसको बनाने के लिए कौन से धातु का उपयोग किया जाता था, आपसे पूछा गया क्वेश्चन में। तांबे का, कांसा का, लोहा का या टीन का? तो उस समय जो है ना कांसे का प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन ख इसका सही हो जाएगा। कांसे की जो बनी जो धातु हुआ करती थी उससे जो है मुद्रा जो था, एक पत्थर की जो मुद्रा थी उसको बनाया जाता था। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर होगा। एंड इसी को इंग्लिश मीडियम में देखें, इन मेसोपोटामिया, क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा ही है, इन मेसोपोटामिया अ स्टोन कॉइन मेकर वाज आस्क्ड टू कर्व स्टोन्स वाज मेटल जो है टूल्स रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं एंड राइट आंसर आपका ब्रोंज, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ आए। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, मेसोपोटामिया की दुनिया को जो है सबसे बड़ी देन क्या है? तो कालगणना। ये भी आपने कई बार पढ़ा है, मैंने आपको कई बार बताया मेसोपोटामिया ने दुनिया को क्या क्या चीज दिया है। तो कालगणना है उसमें। गणित की विविधतापूर्ण परंपरा ये भी दिया है। का एव खा दोना या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ऑप्शन ग निकल कर आ जाएगा। का एव ख दोनों ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड इसी को इंग्लिश मीडियम में देखें, व्हाट इज द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ मेसोपोटामिया टू द वर्ल्ड? तो यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ टाइम यहाँ पे, एंड स्कोलरली ट्रेडिशन ऑफ मैथमेटिक्स जो है इसका राइट आंसर आपका बोथ ए एंड बी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, शांति काल के रूप में किस शासक का काल याद किया जाता है? तो शांति काल का मतलब है ऐसा समय जो बिल्कुल शांत था, उसके अंदर कोई युद्ध नहीं हुए। तो कौन से शासक का काल जो था वो याद किया जाता है शांति काल के रूप में? अगस्टस, टिबेरियस, कॉन्स्टेंटाइन या जस्टिनियन? ये आपके सामने ऑप्शन है एंड राइट आंसर आपका ऑप्शन का हो जाएगा। अगस्टस का काल जो है शांति काल के रूप में याद किया जाता है। इसी को इंग्लिश मीडियम में देखें, विच रूलर्स पीरियड इज रिमेंबर्ड एज अ पीरियड ऑफ पीस? तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। अगस्टस का काल जो है एक पीस का जो पीरियड माना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आए। अगला क्वेश्चन पूछा गया पांचवा, रोमन साम्राज्य में अर्थव्यवस्था के लिए मुख्य व्यापारिक मदें क्या थी? यानी रोमन साम्राज्य में अर्थव्यवस्था के लिए मुख्य व्यापारिक मदें क्या थी? यानी व्यापार की चीजें क्या थी जो है जिससे वो व्यापार किया करते थे अर्थव्यवस्था में? तो अगर हम देखें गेहूं, अंगूरी शराब, जैतून का तेल, उपरोक्त सभी, ये तीनों ही चीज थी व्यापारिक मदें रोमन साम्राज्य में की अर्थव्यवस्था के लिए। अगर हम देखें तो ये तीनों ही थी। ऑप्शन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन घ इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसी को इंग्लिश मीडियम में देखें, व्हाट वर द मेन ट्रेड आइटम्स फॉर द इकोनॉमी इन द रोमन एम्पायर? तो यहाँ पे व्हीट भी हो जाएगा, ग्रेप वाइन भी हो जाएगा, जो है ऑलिव ऑयल भी हो जाएगा एंड यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव। तो अगर हम देखें ऑप्शन डी इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, रोमन साम्राज्य एक आधुनिक समाज था, इसके इसके या का कारण आपको बताना है। क्या कारण था आधुनिक समाज के? तो यहाँ पे देखिए रोमन समाज में एकल व्यापक जो है एकल परिवार व्यापक था, तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा। महिलाओं को कानूनी अधिकार थे, तो ये भी सही हो जाएगा। दासों को पूंजी निवेश का दर्जा, ये नहीं था, दासों को जो है पूंजी निवेश का दर्जा प्राप्त नहीं था। बाकी ऊपर के दोनों सही हो जाएंगे। तो सही विकल्प अगर हम देखें पहला और दूसरा, तो ऑप्शन अगर देखें केवल जो है का, यानी ऑप्शन जो का है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा, जिसके अंदर पहला और दूसरा दिया गया है। तो ये आपका सही विकल्प हो जाएगा। अगर इसी को हम इंग्लिश मीडियम में देखें, द रोमन एम्पायर वाज अ मॉडर्न सिटी ड्यू टू, जो यहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली वाज जो है वाइड स्प्रेड इन रोमन सोसाइटी, वुमेन हैड लीगल राइट्स, स्टेटस ऑफ कैपिटल, इन्वेस्टमेंट टू जो है स्लेव। तो यहाँ पे इसका ये गलत हो जाएगा एंड ऊपर के जो दोनों पॉइंट है वो सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए ओनली 1 एंड 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे की तरफ आए। क्वेश्चन नंबर 7वां पूछा गया है, चंगेज खान से रिलेटेड है। इसमें पूछा गया है, चंगेज खान ने 4 पुत्रों के अधीन उसकी नई सैनिक टुकड़ियों को क्या कहा जाता था? चंगेज खान के जो बेटे थे उनके अंडर भी जो है सैनिक टुकड़ियां रहा करती थी, तो उन सैनिक टुकड़ियों को क्या कहा जाता था? नोयान, यास, हरकारा पद्धति या कोमकुर? तो ये आपके सामने ऑप्शन दिए हुए, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन का हो जाएगा। उसको नोयान के नाम से जानते थे। राइट आंसर आपका नोयान हो जाएगा, जो चंगेज खान था
उसके जो 4 पुत्रों के अधीन जो सैनिक टुकड़ियां थी उसको नोयान कहा जाता था। इसी को इंग्लिश मीडियम में देखें, व्हाट वर द चंगेज खान्स न्यू ट्रूप्स कॉल्ड अंडर हिज 4 सन्स वाज, तो यहाँ पे ऑप्शन ए नोयान इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नोयान। आगे की तरफ आए हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8वां है, मंगोलियो मंगोलिया में चंगेज खान को किस रूप में मान्यता प्राप्त है? अगर हम देखें, हम किसी के बारे में जैसे चंगेज खान है, हम अगर भारत की बात करें तो वो इसे क्रूर शासक के रूप में ही लेता है जिसने बहुत सारे लोगों की जान ली है। लेकिन मंगोल के बारे में अगर हम देखें, मंगोलिया है कहाँ पर? ये मंगोलिया एक देश है, ठीक है, याद रखना है। अगर आप भारत के मैप को जानते होंगे तो भारत के मैप के जस्ट ऊपर की साइड अगर आप देखेंगे, उत्तर की साइड, या आप यूपी से आगे ऊपर की साइड देखेंगे तो नेपाल आता है। नेपाल के ऊपर आप चीन देखेंगे, एंड चीन के जो है जस्ट ऊपर अगर आप देखते हैं, चीन के जस्ट ऊपर, तो वहां पे है मंगोलिया। एंड मंगोलियो के मंगोलियो जो है, यानी मंगोलिया में जो लोग रहते, वो जो है इनको क्या मानते हैं, ये पूछा गया है। यानी मंगोलिया में चंगेज खान को किस रूप में मान्यता प्राप्त है? दार्शनिक के रूप में है, बर्बर शासक के रूप में है, यायावर सम्राट के रूप में है, या महान राष्ट्र नायक के रूप में है? तो यहाँ के लोग या इनको जो है कौन सी मान्यता प्राप्त है? महान राष्ट्र नायक के रूप में। ऑप्शन घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड इंग्लिश मीडियम में देखिए, हाउ इज चंगेज खान जो है रिकॉग्नाइज्ड इन मंगोलिया, तो यहाँ पे राइट आंसर एज अ ग्रेट नेशनल जो है लीडर यहाँ पे बताया गया जाता है इनके द्वारा। बट सबके अलग अलग व्यू रहते हैं। इंडिया में जो लोग रहते हैं ज्यादातर, वो इन्हें जो है एक खराब शासक मानते हैं, जिन्होंने बहुत लोगों के, यानी क्रूर शासक, तानाशाह एक तरह से, जिसने बहुत लोगों की जान ली। आगे हम आते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, चंगेज खान का प्रारंभिक नाम क्या था? तो चंगेज खान का जो है सबसे प्रारंभिक यानी सबसे शुरुआती इसका नाम क्या था? तैमुजीन, तुगरिल खा, बाधु रचु, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, एंड इसका राइट आंसर आ जाएगा तैमुजीन। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन का, जो चंगेज खान था उसका प्रारंभिक नाम, शुरुआती नाम तैमुजीन था। इसी को इंग्लिश मीडियम में देखिए, व्हाट वाज द इनिशियल नेम ऑफ चंगेज खान, तो यहाँ पे तैमुजीन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वीं की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां मिलान से रिलेटेड है, एंड यहाँ पे आपको मिलान करना है। जैसे स्पेन को अगर हम देखें तो ये आपका मैच जो खाएगा वो खा जाएगा दूसरे से, ठीक है। इंग्लैंड को देखें तो ये आपका मैच खाएगा हेनरी सप्तम से, बी का आपका तीसरा हो जाएगा। फ्रांस जो है इसका मैक्स मिलन हो जाएगा, एंड ऑस्ट्रिया का जो रहेगा लुई 11वें। तो इस तरह से मैच हो जाएगा। एंड आपको अगर ऑप्शन में देखिए, हम पहले का जो है दूसरा किसका है, तो पहले का दूसरा हमारा ऑप्शन का ही है, एंड यही राइट निकल कर आ जाएगा। तो ये आपका हो गया है क्वेश्चन नंबर 10वां। एंड इसी को इंग्लिश मीडियम में आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैच द यहाँ पे दिया हुआ है पेयर्स, एंड यहाँ पे लिस्ट 1 लिस्ट 2 है। जैसे स्पेन का आपका ये हो जाएगा दूसरा, इंग्लैंड का तीसरा, ठीक है, फ्रांस का जो है ये आपका आ जाएगा, एंड ऑस्ट्रिया का फोर्थ हो जाएगा। एंड मैच ऑप्शन जो इसके राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन ए सही आंसर। आगे की तरफ आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11वां है, वो है स्टेटमेंट से रिलेटेड, यानी कथन और कारण वाले। कथन दिया हुआ है, मध्यकालीन यूरोप में कैथोलिक चर्च एक शक्तिशाली संस्था थी। तो मध्यकालीन यूरोप की बात हो रही है, कैथोलिक जो चर्च हुआ करते थे एक शक्तिशाली संस्था थी, तो ये बात सही है। कारण क्या था? भिक्षुओं के समूह जिन्हें फ्रायर कहते हैं, वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम घूम कर लोगों को उपदेश देते थे, तो ये भी सही हो जाएगा। लेकिन ये इनसे कोई मैच नहीं खा रहा है। अगर आप देखेंगे, एक तरफ कैथोलिक चर्च की बात हो रही है, एक तरफ भिक्षुओं की बात हो रही है, जो फ्रायर कहते थे जिन्हें, और वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा जाकर जो है उपदेश दिया करते थे। तो यहाँ पे अगर हम देखें, केवल कथन सही है ऐसा नहीं है, केवल कारण सही है ऐसा भी नहीं है। कथन और कारण दोनों सही है, पर कथन कारण का स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन ग देखेंगे, वो इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, दोनों ही सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं। इंग्लिश मीडियम में देखिए अगर हम स्टेटमेंट, तो यहाँ पे दिया है द कैथोलिक चर्च वाज अ पावरफुल इंस्टीट्यूशन इन मेडिवल यूरोप, यहाँ पे सही हो जाएगा। रीजंस देखिए, ग्रुप ऑफ मॉन्क्स कॉल्ड जो है फ्रायर्स यूज टू रोम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड प्रीच टू द पीपल, तो यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन सी। दोनों स्टेटमेंट जो बहुत स्टेटमेंट एंड रीजन आर करेक्ट, बट स्टेटमेंट इज नॉट एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द रीजंस, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12वें की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां पूछा गया आपका, कोपरनिकस ने क्या सिद्ध किया, तो यहाँ पे इनका एक मतलब इन्होंने क्या सिद्ध किया है? पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, पृथ्वी पापों से भरी है इसलिए स्थिर है,
पाप स्वीकारोक्ति से सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। ईश्वर ने मनुष्य को अपना जीवन मुक्त रूप से चलाने की आजादी दी है। तो कोपरनिकस का सिद्धांत बहुत फेमस है, जिन्होंने बताया है पृथ्वी समेत सारे जो ग्रह वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते। तो ऑप्शन का इसका राइट आंसर आ जाएगा। एंड ये आपने जो ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा, कोपरनिकस निकस का सिद्धांत। एंड इसी को अगर हम इंग्लिश मीडियम में देखें, कोपरनिकस जो है प्रूव्ड क्या किया है, ऑल द प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ, द अर्थ रिवॉल्व जो है रिवॉल्व अराउंड द सन, द अर्थ इज फुल ऑफ sin एंड जो हैंस इट इज स्टेबल। तो यहाँ पे और पॉइंट्स है, अगर आप देखना चाहते हैं देख लीजिए। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए आ जाएगा, ऑल द प्लैनेट्स इंक्लूडिंग द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आए, क्वेश्चन नंबर 13 है, सोसाइटी ऑफ जीसस है क्या? यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है, सोसाइटी ऑफ जीसस के बारे में पूछा गया। तो मानवतावादी विचारों की संस्था है, कैथोलिक चर्च द्वारा आंतरिक सुधार के लिए बनाई गई संस्था, इटली के विश्वविद्यालयों के विधि शास्त्र के केंद्र, या फैदले द्वारा निर्मित स्त्रियों के अधिकारों पर बात करने वाली संस्था। इस जो है सोसाइटी ऑफ जीसस है, कैथोलिक चर्च के आंतरिक जो भी आंतरिक सुधार की बात करता है, ये सुधार के लिए एक बनाई गई संस्था थी। ऑप्शन का इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी को इंग्लिश मीडियम में देखें, क्वेश्चन नंबर 13 है, इंग्लिश मीडियम में पूछा गया है, व्हाट वाज द सोसाइटी ऑफ जीसस? तो यहाँ पे एन इंस्टीट्यूशन क्रिएटेड बाय द कैथोलिक चर्च फॉर इंटरनल रिफॉर्म। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है जेसुइट के बारे में, कि जेसुइट जो है वो कौन थे? जेसुइट थे इटली के पादरी, सोसाइटी ऑफ जीसस के जो है अनुयायी, प्रोटेस्टेंट ईसाई वर्ग, या इनमें से कोई नहीं। अगर हम देखें, जो अभी आपने देखा सोसाइटी ऑफ जीसस, उसके अनुयायियों को कहा जाता था जेसुइट। ऑप्शन का इसका राइट आंसर आ जाएगा। अभी जो हमने ऊपर देखा सोसाइटी ऑफ जीसस, तो इसी के जो अनुयायी थे वो कहलाते थे आपके जेसुइट। एंड इंग्लिश मीडियम में देखिए वर्ड जेसुइट, तो यहाँ पे पूछा गया है। एंड यहाँ पे फॉलोवर्स ऑफ सोसाइटी ऑफ जीसस, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आए। अगला क्वेश्चन 15वां पूछा गया है, भिक्षुक जो मार्टिन लूथर है वो कहाँ के निवासी थे? फ्रांस के, इंग्लैंड के, जर्मनी के, या इनमें से कोई नहीं। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो वो आपका ऑप्शन का आ जाएगा, वो जर्मनी के थे। तो राइट आंसर आपका जर्मनी हो जाएगा। इसी को इंग्लिश मीडियम में देखें, द जो है बैगर मार्टिन लूथर वाज अ रेसिडेंट ऑफ, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जर्मनी इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 16 पूछा गया है, टेरा नोलियस शब्द का जो है क्या अर्थ है? ये मैंने क्वेश्चन आपसे पहले भी डिस्कस किया था एक पेपर में। टेरा नोलियस जो है इस शब्द का मीनिंग आपसे पूछा गया एंड राइट आंसर आपके सामने है। जो इस ये ऑप्शन दिए रहेंगे वैसे, जो किसी का ही नहीं है, मूल निवासी, आबादकार, या असभा स्थल। इसका राइट आंसर ऑप्शन का आ जाएगा आपका, जो किसी का, जो किसी की नहीं है। ठीक है, टेरा नोलियस। एंड इसी को इंग्लिश मीडियम में देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड टेरा नोलियस? तो यहाँ पे विच डज नॉट बिलोंग टू एनीवन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17वें क्वेश्चन की तरफ आए। 17वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय क्षमा याचना दिवस। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको पहले करवाया था। नेशनल सॉरी डे कब मनाया जाता है? 26 मई, 1 अप्रैल, 5 जून, या 15 जनवरी। इसका आंसर आप मुझे बताइए, क्या निकल कर, नहीं कल ही पेपर है, मतलब सॉरी आपका आज ही पेपर है, और मैं आपसे कोई क्वेश्चंस नहीं पूछना चाहता, क्योंकि कल आपके एग्जाम में आ गया और काफी ज्यादा बच्चों को ना पता हो तो दिक्कत हो जाएगी। राष्ट्रीय क्षमा याचना जो दिवस है वो 26 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है, आगे की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को इंग्लिश मीडियम में देखें, व्हेन इज नेशनल सॉरी डे सेलिब्रेटेड? तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका 26 मई इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18वें की तरफ। नीचे दो कथन वाक्य, एक कथन तथा दूसरा कारण के रूप में दिया गया, यानी कथन और कारण है। कथन देखिए, 1840 में संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में सोने के कुछ चिन्ह मिले थे, तो ये हमने पढ़ाया था आपको, ये आपका हो जाएगा। एंड एक आपने ये वाला मैंने कई बार आपको पढ़ाया हुआ है, गोल्ड रश के बारे में ही है, जहाँ पे कैलिफोर्निया में क्या है, सोने के कुछ अंश मिलते हैं, तो ये बात सही हो जाएगी। कारण देखिए, हजारों की संख्या में आतुर यूरोपीय लोग चुटकियों में अपनी तकदीर जो है सवार लेने की उम्मीद में अमेरिका पहुंचे थे, तो ये बात भी सही है। एंड कारण और कथन दोनों ही सही है और सही व्याख्या भी कर रहे हैं। तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे आपको देखना है ऑप्शन जो मुझे घ, कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण सही स्पष्टीकरण है। हाँ, ऑप्शन घ में लिखा हुआ है सही स्पष्टीकरण है, कथन कारण दोनों सही है, तो ऑप्शन घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम में देखें, इसी को इंग्लिश मीडियम में स्टेटमेंट दिया हुआ है, इन 1814 सम साइंस ऑफ गोल्ड वर फाउंड इन कैलिफोर्निया,
यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो यहाँ पे रीजन दिया हुआ है, थाउजेंड्स ऑफ एगर यूरोपियंस रीच्ड अमेरिका इन द होप ऑफ मेकिंग देयर जो है फॉर्च्यून इन अ जेफी। यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन डी निकल कर आ जाएगा। स्टेटमेंट एंड रीजन दोनों करेक्ट है एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन है मतलब जो आपका वो दिया हुआ है स्टेटमेंट उसका। तो ये आपका ऑप्शन डी इसका जो है राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 19वां पूछा गया है। जापान की राजधानी है, आपके सामने ऑप्शन है संघाई, टोक्यो, होकादो या ओकिनावा। तो जापान की राजधानी आप सभी को पता होगा, ऑप्शन था टोक्यो जो है जापान की राजधानी है। ये इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। आगे की तरफ आए, इसी को इंग्लिश मीडियम में देखें। द कैपिटल ऑफ जापान इज, तो यहाँ पे ऑप्शन बी निकल कर आ जाएगा, टोक्यो। ठीक है, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे की तरफ हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20वां है। जापानियों की कानूनी सोच किस देश की सोच से प्रभावित थी। हाँ, एक चीज और कि ये क्वेश्चन जो है ना मैंने पहले पेपर में करवा रखा है एंड उसके अंदर जो है मैंने शायद आपको चीन बता दिया था राइट आंसर। जापानियों की जो कानूनी सोच है वो जर्मनी जो देश है उस देश से प्रभावित है। तो ऑप्शन जो इसका राइट आंसर था होगा, अगर किसी बच्चे ने ये चीन याद कर रखा हो तो जर्मनी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन था। जापानियों की कानूनी सोच जो है वो जर्मनी जो देश है उससे प्रभावित थी। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम में देखिए, द लीगल थिंकिंग ऑफ द जैपनीज वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द थिंकिंग ऑफ विच कंट्री। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जर्मनी हो जाएगा। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 21वें की तरफ। दी गई सूचना के आधार पर व्यक्ति को आपको पहचानना है। तो सूचना क्या दिया हुआ है, वे निर्विवाद रूप से आधुनिक चीन के संस्थापक माने जाते हैं। उनका कार्यक्रम 3 सिद्धांत सन मिन चुई के नाम से जो है मशहूर है। तो ये है आपके कौन है, आप सभी ने पढ़ा होगा। आधुनिक चीन के संस्थापक कौन माने जाते हैं, माओ जो है तेसुंग, तनिया सेन, चियांग काई शेक या कोमिनी कुओ मिन लंग। अलग अलग टाइप के नाम होते हैं इनके, बोलना ही बहुत मुश्किल पड़ता है। वैसे इसका राइट आंसर जो निकल कर आ जाएगा वो आपका सनिया सेन आ जाएगा। ऑप्शन ख इसका सही हो जाएगा। एंड इसी को इंग्लिश मीडियम में देखिए, आइडेंटिफाई द पर्सन बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन। तो ये आपके इंफॉर्मेशन दिए हुए पढ़ सकते हैं। फाउंडर ऑफ मॉडर्न चाइना जो थे वो सनिया सेन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। एंड हिज प्रोग्राम इज नोन एज 3 प्रिंसिपल सुन मिन चुई, आपने पढ़ा होगा। तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो ये आपका जो है सेक्शन ए कंप्लीट हो जाता है, जिसके अंदर 21 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार में आई होप कि आप सभी समझ गए होंगे कि इन क्वेश्चंस के आंसर्स क्या होंगे एंड पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो इजीली आप कर देंगे। आगे चलते हैं हम अब सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में आपसे 3-3 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड ये क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर 27 तक होगा एंड 22वें में और देखने को मिलेगा और 27वें में और देखने को मिलेगा एंड ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। तो 22वें क्वेश्चन की तरफ आए। 22वां क्वेश्चन पूछा गया है, ये है आपका दक्षिणी मेसोपोटामिया के इलाके में ग्रामीण लोगों के मध्य जो है झगड़े क्यों होते थे। तो यहाँ पे दक्षिण मेसोपोटामिया की बात हो रही है। वहां पर जो ग्रामीण लोग रहने वाले जो लोग थे उनके बीच झगड़े होते थे, क्या कारण थे। देखिए, किसी भी समाज के अंदर लड़ाई होता है, किसी भी देश में भी लड़ाई होता है, ठीक है, एंड विश्व के भी अंदर लड़ाई होता है। तो सबसे बड़ी लड़ाई जो है संसाधनों की होती है। संसाधन मतलब जल हो गया आपका, ठीक है, भूमि हो गया, लैंड हो गया। यानी आप देखेंगे दुनिया भर में देशों के बीच लड़ाई क्यों है, तो ज्यादातर देखेंगे आप तो लैंड को लेकर, जमीन को लेकर लड़ाई होती है, पानी को लेकर, यानी मेनली देखें तो संसाधन को लेकर लड़ाई होती है। तो लड़ाई की अगर बात आ जाए ना, आप पुराने समय में लड़ाई की बात आ जाए, किसी व्यक्ति की बात नहीं हो रही यहाँ पे, यहाँ पे समाज की बात हो रही है। तो ग्रामीणों में पानी व जमीन के लिए झगड़े बार बार होते थे। नदियों का रास्ता बदलने से लोग पुनः स्थापित होते रहते थे। यानी देखिए, एक तो पानी व जमीन के लिए इनके बीच जो है लड़ाई झगड़े होते रहते थे। नदियां क्या करती थी, कभी कभी नदियां ऐसे जा रही है, सीधी जा रही है, कभी कभी अपना रास्ता बदल लेती थी। तो रास्ता बदलने से जो है लोग क्या है पुनः स्थापित होते रहते थे। यानी यहाँ पे रहने वाले लोग अब इनको यहाँ से हटना पड़ेगा। फिर नदी की जल धाराओं के ऊपर रहने वाले लोग सारा पानी अकेले खेतों में इस्तेमाल कर लेते थे। कभी कभी जो है नदी में गाद जमने से नदी का बहाव रुक जाता था। कीचड़ जमने से मतलब फिर नदी में जो पानी का बहाव है रुक जाता था, इसलिए नीचे वाले लोगों को पानी मिलता नहीं था और उनके खेत सूखे रह जाते थे। इस वजह से इनके बीच जो है लड़ाइयाँ हुआ करती थी। तो ये इसके आंसर्स होंगे। जो दक्षिण मेसोपोटामिया है वहाँ के जो ग्रामीण लोग थे उनके बीच झगड़े होने के मेन रीजन है वो आपका पानी और जमीन हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम में देखिए 22वें क्वेश्चन को ही, वाई वर देयर फाइट्स अमंग द रूल जो है रूरल
पीपल इन द एरिया ऑफ साउथर्न मेसोपोटामिया, प्लीज जो है क्लेरिफाई। तो देर वर जो है फ्रीक्वेंट फाइटिंग अमंग द विलेजर्स ओवर वाटर एंड लैंड, इसी से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। बाकी इंग्लिश मीडियम में भी मैं आपको पढ़ के नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको पॉइंट शो कर दे रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम में है जो बच्चा वो देख ले। ठीक है, ये 22वां क्वेश्चन हो जाएगा। आगे की तरफ आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर जो है इसी के अंदर 22वें के अंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि और भी रहेगा एंड और दिया हुआ है, अथवा मेसोपोटामिया में शहरीकरण के महत्व के बारे में बोला गया है। शहरीकरण का क्या महत्व था? तो खाद्य उत्पादन के साथ साथ आर्थिक गतिविधियां विकसित होने लगती है, जनसंख्या का घनत्व बढ़ने से कस्बे बसने लगते हैं, धीरे धीरे कारोबार जो है बढ़ने से व्यापार के जो केंद्र बन जाते हैं। जैसे हमने मारी को पढ़ा, मारी के बारे में, मारी क्या था? एक केंद्र बन गया था व्यापार का। शहरी अर्थव्यवस्था को अपना हिसाब किताब लिखित रूप में रखना होता था। श्रम विभाजन का भी जो है शहरी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। कुशल परिवहन व्यवस्था का भी जो है इस सभ्यता में महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये आप चीजें पढ़ सकते हैं इसके बारे में, मेसोपोटामिया में शहरीकरण के महत्व के बारे में। ठीक है, शहर में जो जो चीजें होती है वहां वहां ये होने लगी थी। जैसे आर्थिक गतिविधियां हो गया, आपका जनसंख्या बढ़ने लग जाती है। कोई भी ऐसी जगह हो जो शहर की तरह हो, जैसे आप शहर में दिल्ली में रहते हैं, तो वहां पे आप देखेंगे कितनी छोटी सी जगह पे कितने ज्यादा लोग रहते हैं, फिर जनसंख्या का घनत्व बढ़ जाता है यहाँ पे। ये आप लिख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में देखिए, व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ अर्बनाइजेशन इन मेसोपोटामिया, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में दिए हुए आंसर। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर जो है 22वें का आठवां। आगे की तरफ आते हैं हम, अगला क्वेश्चन जो 23वां पूछा गया है। रोम में सिंहासन पारिवारिक वंश क्रम पर जो है आधारित था। रोम के बारे में बात हो रही है। वहां पर जो सिंहासन था, यानी राजा की जो गद्दी थी, वो क्या थी? पारिवारिक वंश क्रम पर आधारित। पारिवारिक वंश क्रम यानी पिता के बाद जो है बेटा, फिर बेटे का बेटा, बेटे का बेटा, ये था। तो पारिवारिक वंश क्रम पर आधारित था। उदाहरण सहित विवेचना करना है। तो पिता का राज्य जो है पुत्र को मिलता था, चाहे पुत्र नैसर्गिक हो या दत्तक। सेना भी इस सिद्धांत को मानती थी। ऑगस्टस जो है जूलियस सीजर का जो है गोद लिया हुआ पुत्र था। टिबेरियस भी ऑगस्टस का अपना पुत्र नहीं था। सत्ता का सहज परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए ऑगस्टस ने टिबेरियस को गोद लिया था। तो आप देखेंगे एक तरह से जो है सत्ता का जो है सहज परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए ऑगस्टस ने भी जो है टिबेरियस को गोद लिया था, ताकि क्या है एक तरह से उसी का वंश आगे बढ़े। भले ही उसका जो है अपना बेटा ना हो, लेकिन उसने उसको गोद लेकर आगे अपनाया। तो ये कह सकते हैं सिंहासन जो है पारिवारिक वंश क्रम पर आधारित है यहाँ पर। एंड इंग्लिश मीडियम में देखिए, द थ्रोन इज रोम वाज बेस्ड ऑन फैमिली जो है लाइनेज डिस्कस विद एग्जांपल। तो ये आप पढ़ सकते हैं इंग्लिश मीडियम में, यहाँ पे बताया हुआ है। ये आपके 5 पॉइंट बताए हुए, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन 23। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। पूछा गया है, चंगेज खान और मंगोलों का विश्व में क्या स्थान है? मूल्यांकन कीजिए। तो चंगेज खान और मंगोलों के बारे में विश्व में क्या स्थान है आपको बताना है। यद्यपि चंगेज खान को एक विजेता, नगरों को ध्वस्त करने वाला, हजारों लोगों की मृत्यु के लिए उत्तरदायी माना जाता है, ये सब उसकी जो है छवि धूमिल करती है। अगर हम देखें ये जितने पॉइंट है ये इसकी छवि को बेकार करते हैं। यानी एक दो तरह की योजना है, मतलब दो तरह की थिंकिंग है विश्व के अंदर ये चंगेज खान को लेकर। एक थिंकिंग वो है जिसके अंदर ये क्या है, नगरों को ध्वस्त करने वाला लुटेरा है, ठीक है, हजारों लोगों की जान लेने वाला व्यक्ति है ये। एंड वहां पे अगर हम दूसरे लोगों की बात करें, जो एक तरह से मंगोलिया जो देश है, उनके वो जो है उनके बारे में क्या क्या बताते हैं। तो मंगोलों का संगठित करना इन्होंने किया, कबीलाई लड़ाई जो है समाप्त करना इन्होंने किया, चीनियों द्वारा शोषण से मुक्ति दिलाई, एक पार महाद्वीपीय साम्राज्य की स्थापना, व्यापार और बाजारों को पुनः स्थापित करना, और मंगोल शासक बहुजातीय जो है भाषी और बहुधार्मिक था। तो ये है उसकी सफलता के बारे में। पर मंगोलों के लिए वह सबसे महान शासक था। ये इन पॉइंटों से आप कह सकते हैं। बाकी आप क्या व्यू रखते हैं ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पे आपको जो है दोनों ही चीजें लिखनी है। जैसे चंगेज खान के बारे में किस तरह से वो उसकी आप एक तो जो है साइड में भी लिख सकते हैं, आप उसके अगेंस्ट या उसके फेवर में, दोनों ही बातें यहाँ पे लिखेंगे। आप इसे कह सकते हैं कुछ इस तरह से। इंग्लिश मीडियम में देखिए, व्हाट इज द प्लेस ऑफ चंगेज खान एंड मंगोल्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री एवुलेट। तो यहाँ पे देखिए, ऑल्थो चंगेज खान इज कंसिडर्ड एज अ, यहाँ पे जैसा इंग्लिश मीडियम में आप पढ़ सकते हैं, मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ के नहीं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, मैं आंसर्स आपको दिखा देता हूँ। एंड यहाँ पे मंगोल्स के बारे में बात करें तो, बट फॉर मंगोल्स ही वाज द ग्रेटेस्ट रूलर, हिज सक्सेस। तो यहाँ पे उसके सक्सेस लिखे हुए पॉइंट्स आप इन्हें देख सकते हैं। तो ये पॉइंट हो जाएंगे इसके। आगे की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 25 है।
आरंभिक यूरोप में जो है कृषि संबंधी समस्या क्या थी? आरंभिक यानी शुरुआत में यूरोप में कृषि संबंधी समस्या क्या थी? इन्होंने लॉर्ड तथा कृषक के संबंधों को कैसे प्रभावित किया? तो समस्या देखिए तो लकड़ी का हल था, ठीक है? बाद में अगर आप देखेंगे जाकर जो है फिर जो है लोहे के भारी जो नाल वाले जो लोहे का हल का प्रयोग किया जाने लग जाता है। लेकिन पहले के समय आरंभिक यूरोप की बात हो रही तो उस समय लकड़ी का हल का प्रयोग किया जाता था, जिससे जमीन को जो है बहुत गहराई तक नहीं खोदा जा पाता था। ठीक है? प्रभावहीन फसल चक्र मिट्टी की उर्वरता में कमी प्रभावहीन फसल चक्र था, मिट्टी की उर्वरता में कमी थी यानी उपजाऊपन में कमी थी। अकालों का पड़ना यहाँ पे आएगा एंड इन सब ने गरीबों का जीवन दुष्कार बना दिया। तो यहाँ पे देखेंगे ये समस्या थी इनके साथ आरंभिक यूरोप के बारे में, कृषि संबंधी समस्या। एंड यहाँ पे संबंध अगर हम देखें, इन्होंने लॉर्ड तथा कृषक के संबंधों को कैसे प्रभावित किया? लॉर्ड का मतलब है राजा और कृषक जो है यहाँ पे किसान है। तो समस्याओं के बावजूद लॉर्डों की आय बढ़ाने की इच्छा, यहाँ पे जो भी समस्या हुआ करती थी ना, फिर भी राजा सोचता कि हमारी क्या है, आय बढ़े। किसानों द्वारा जो है अत्याचार न सहना, इनका विरोध किया जाता था और निष्क्रिय प्रतिरोध का सहारा लिया। तो ये है इसके बारे में आप लिख सकते हैं। इसी को इंग्लिश मीडियम में देखिए, व्हाट वर द एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स इन अर्ली यूरोप, हाउ डिड दे अफेक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन लॉर्ड एंड फार्मर। तो यहाँ पे इश्यूज देख सकते हैं आप एंड रिलेशनशिप ये हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट आप इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 26वां, मध्यकालीन यूरोपीय समाज में महिलाओं की स्थिति के बारे में पूछा गया। तो मैंने आपको जैसा कि बताया, पहले भी बताया कि महिलाओं की स्थिति से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा जाए, 4 नंबर में पूछा जाए या 8 नंबर सॉरी इसमें 3 नंबर में पूछा जाए या आपसे 8 नंबर में पूछा जाए। इसमें आपको 2 पॉइंट याद रखना है सब हेडिंग बनाकर। जैसे महिलाओं की स्थिति भिन्न प्रकार से थी, तो सबसे पहले लिखेंगे आप उनके बारे में जिनकी स्थिति अच्छी नहीं थी एंड उनके बारे में जो है दूसरा सब हेडिंग बनाएंगे। कुछ अच्छी तरह से सब हेडिंग बना लेना और उसमें लिख देना स्थिति अच्छी भी थी किन किन की। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं जिन महिलाओं के पास पैसा था, एक तरह से जिनके पास पैसा नहीं था उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी, जिनके पास पैसा था उनकी स्थिति बहुत अच्छी थी। तो ये मैंने क्वेश्चन आपसे करा रखा है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। जैसे व्यापारी जो महिला थी उनकी स्थिति भिन्न थी। वैसे पारिवारिक निर्णयों में तथा सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की कोई भागीदारी नहीं थी। कारोबार चलाने में महिलाओं की कोई राय नहीं। और यद्यपि दहेज को जो है जो दहेज मिला होता था उनको क्या है कारोबार में लगाया जाता था। एंड जो व्यापारी महिला है जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनकी स्थिति भिन्न थी। इंग्लिश मीडियम में देखिए, एक्सप्लेन द स्टेटस ऑफ वुमेन इन जो है मेडिवल यूरोपियन सोसाइटी। तो ये आप पढ़ सकते हैं, आपके पॉइंट दिए हुए। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ आएंगे। मेजी शासन के अंतर्गत पूछा गया है, अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण, जापान में अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण किस प्रकार हुआ? तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है जापान में जो अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण है मेजी शासन के अंतर्गत कैसे हुआ? तो यहाँ पे अगर हम देखें कृषि पर कर लगाया गया जापान में, फिर रेल लाइन जो है वो बिछाया गया, वस्त्र उद्योग के लिए मशीनों को आयात किया गया दूसरे देशों से, मजदूरों को का जो है विदेशी कारीगरों द्वारा प्रशिक्षण, विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए विदेश भेजना, आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था का प्रारंभ, कंपनियों को कर में छूट व सब्सिडी देना। तो ये है जापान में अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण के कारण आप यहाँ पे कह सकते हैं मेजी शासन के अंतर्गत इन्होंने ये काम किए एंड जो है जापान ने बहुत तरक्की करी। एंड इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, हाउ डिड द इकोनॉमी इन जापान मॉडर्नाइज अंडर मेजी रूल। तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं इन्होंने क्या क्या किया। टैक्स ऑन एग्रीकल्चर किया, यहाँ पे रेलवे लाइंस यहाँ पे बिछाई, इंपोर्ट ऑफ मशीन्स फॉर जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, ट्रेनिंग ऑफ जो है ऑफ लेबर्स बाय जो है फॉरेन जो है आर्टिसंस, यहाँ पे सेंडिंग स्टूडेंट अब्रॉड टू स्टडी। आप ये पॉइंट्स यहाँ पे देख सकते हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा इंग्लिश मीडियम में। 27वें क्वेश्चन के अंदर जो है अथवा भी रहेगा और भी रहेगा एंड इसमें पूछा गया आपसे जापान में पर्यावरण पर उद्योगों के क्या प्रभाव जो है जापान में पर्यावरण पर उद्योगों के विकास का क्या प्रभाव रहा। तो आप सभी जानते होंगे उस समय जापान जो है विकास कर रहा था एंड उस समय जो है उस समय क्या प्रभाव पड़ा पर्यावरण पर जापान के अंदर। तो पर्यावरण पर उद्योगों के विकास का अगर हम प्रभाव देखें, जैसे जैसे उद्योग विकसित होने लगे तो आप कभी कहीं भी देखेंगे उद्योग विकसित होंगे तो पर्यावरण के ऊपर उसका गलत ही प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे भी गलत ही प्रभाव पड़ा। लकड़ी जैसे प्राकृतिक संसाधनों की मांग से पर्यावरण पर क्या हो गया विनाशकारी प्रभाव पड़ा। औद्योगिकरण के कारण वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण का बढ़ना, कृषि उत्पादों में कमी का प्रमुख कारण जो है लोगों का शहरों की तरफ जो पलायन। तो ये चीजें आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में देखिए,
what impact did the development of industries have on the environment in Japan? तो यहाँ पे impact of development of industries on environment, यहाँ पे आप इस तरह से देख सकते हैं क्या क्या हुआ, ठीक है। तो ये इसका जो है राइट ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का अथवा कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे एंड ये सभी आपका जो है 22 से लेकर 27 तक 3-3 नंबर के क्वेश्चंस आपने देखे जो आपके एग्जाम्स में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। आई होप कि आप समझ गए होंगे एंड पार्ट 1 हम यहीं तक रहने देते हैं।